आइए चलिए चलते हैं हम अपने 1000 क्वेश्चन के टारगेट को आगे बढ़ाते हुए। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो एक्सप्लेनेशन के साथ में है। तो आप इसको 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो इसको आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अपना नोट्स बना लेंगे, या तो फिर आप ऑनलाइनर फॉर्म में पढ़ सकते हैं, या तो फिर इसको आप रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, मेमोरी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप इसको रोक के अपना आंसर दे के इसका उपयोग कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ है। और ये दोस्तों बता देता हूँ कि यह जो क्वेश्चन लिया गया है ये बहुत ही बड़े बड़े राइटर्स के बुक से लिया गया है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसी से आते रहते हैं। तो इसके साथ साथ इसका जो क्वेश्चन आंसर अगर आप एक्स्ट्रा में पढ़ने चाहते हैं, आप अगर इसका प्रिंटेड फॉर्म में चाहते हैं, पीडीएफ की टाइप के चाहते हैं, तो आप हमारा वेबसाइट जो है सेम नाम से है examhindiofficial.com, तो उस पर जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए चलते हैं 526 से। यह जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, तो ब्राह्मण पिता तथा वैश्य माता से उत्पन्न पुत्र को वर्गीकृत किया जाता है। यानी पिछले टेस्ट सीरीज में हमने पढ़ा था वर्ण संकर के बारे में पढ़ा था, तो इसी में से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर ब्राह्मण पिता है और वैश्य माता है, यानी कि ब्राह्मण उच्च जाति का हो गया वैदिक काल में, और वैश्य जो हो गया उसका निम्न जाति से हो गया, तो इससे जो उत्पन्न पुत्र जो होता है वह कहा जाता है अम्बस्ट। अम्बस्ट कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय साम्यवादी दल की जो स्थापना होती है 1921 में होती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट रिपीटेड होता है, हर कई तरह से इसको दिया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो दादा भाई नौरोजी ने इस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? तो इसका आंसर है ए, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इन्होंने क्या किया था, 2 मई 1867 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने अपने एक लेख लिखा था, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। कब लिखा था? जब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में शामिल हुए थे तब उन्होंने लिखा था। तो यह जो लेख था उसमें शीर्षक में पढ़ते हुए बोला था कि जो हमारा भारत का धन है वह इंग्लैंड जा रहा है, और इस तरह से हमारा भारत जो है गरीब हुआ। साथ साथ में बहुत सारा उन्होंने अन्य जो है लेख लिखे थे। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया लिखा था, द वांट्स एंड मीन्स लिखा था ऑफ इंडिया। फिर ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया लिखा था, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया लिखा था, ये आप नोट कर सकते हैं, इंडिया लिखा था। तो उसके बाद इसके साथ साथ में एक और नेता थे, महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने भी धन निष्कासन पर लेख लिखा था। इन्होंने भी बोला था कि भारतीय पूंजी का 1/3 हिस्सा जो है किसी न किसी तरह से ब्रिटिश शासन को चला जाता है, यानी भारत से बाहर चला जाता है। ठीक है। फिर इसके साथ साथ में जो नौरोजी ने था एक और उसने संज्ञा दी थी, ईविल ऑफ ऑल ईविल, यानी अनिष्टों का अनिष्ट, अनिष्टों का अनिष्ट। ये जो धन निष्कासन का जो सिद्धांत था, अनिष्टों को अनिष्ट की संज्ञा दी थी। होता क्या था, धन जो है इंग्लैंड जाता था हमारा पैसा, फिर वहाँ से आता था, फिर कर्ज के रूप में भारत आता था। जब भारत आता था कर्ज के रूप में आता था, फिर ये कर्ज इंडियन लेते थे, फिर इसका जो ब्याज जो है चुकाते थे, फिर ये पैसा ब्याज के साथ में चला जाता था इंग्लैंड। इस तरह से भारत उस समय एक कुचक्र की तरह फंस गया था, सर्कुलर इकोनॉमी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आपको मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ईजी आते हैं। जैसे कि और बहुत सारे देखिए इनका जन्म जो हुआ था 1884 में हुआ था, बिहार में हुआ था। और क्या क्या किया था इन्होंने, 1905 में इन्होंने जो विभाजन कार्यक्रम था जो बंगाल के साथ में, उन्होंने उसमें भाग लिया था।
इन्होंने बिहारी छात्र कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। बिहारी छात्र कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। और ये वकील थे। उन्होंने क्या किया था, अपनी जर्नी जो है वकील के रूप में स्टार्ट किया था। फिर 1917 में जो है चंपारण में भाग लेते हैं। बहुत बहुत सारे आंदोलन में इनकी भूमिका होती है। फिर 1921 में उन्होंने वकालत छोड़ दी। फिर असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने साथ दिया था। इसके साथ साथ जो पटना नेशनल कॉलेज है, पटना नेशनल कॉलेज है, इसकी स्थापना में भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी जेल गए थे। फिर क्रिप्स मिशन में भी इनकी हिस्सेदारी थी। उसके साथ साथ में एक इम्पोर्टेंट और देख लीजिए, 1934 में ये बम्बई अधिवेशन का बम्बई में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे। फिर उसके साथ साथ में 1938 में भी जब हरिपुरा अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस जो है त्याग इस्तीफा दिया था, तो इनको ही राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। फिर 1942 में भी इनकी भूमिका होती है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन में जब गिरफ्तार कर लिया जाता है इनको, तो इनको अहमदनगर, ये क्वेश्चन आ सकता है, अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था। अहमदनगर दुर्ग में इनको कैद करके रखा गया था। फिर जाके 1945 में इनको छोड़ते हैं। 1945 में जब छोड़ते हैं, फिर अंतरिम जो मंत्रिमंडल गठित होता है। फिर अंतरिम मंत्रिमंडल जब गठित होता है, तो उसमें भी ये इनकी भागीदारी हो जाती है। जो ये बन जाते हैं खाद्य एवं कृषि मंत्री बन जाते हैं, कृषि मंत्री बन जाते हैं। ठीक है, साथ साथ में ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। और यह जो राष्ट्रपति पर लगभग 1962 तक रहते हैं, तब तक मतलब अपनी मृत्यु तक वो बने रहते हैं अपने राष्ट्रपति में। फिर इनको भारत रत्न भी दिया जाता है। मरणोपरांत ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे राष्ट्रपति प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो ये तो शायद हल्का क्वेश्चन है। आप जानते होंगे कि करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। इसको अगस्त क्रांति भी बोला जाता है, यानी कि एक अंतिम महान, ये जो महान क्रांति बोला जाता है, इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, तो उन महात्मा गांधी को क्या हुआ था, विश्वास हो गया कि अब अंग्रेज लोग नहीं छोड़ रहे हैं। जब अंग्रेज यहाँ रहेंगे तो जापान के साथ जो द्वितीय विश्व हो रहा था, तो जापान यहाँ आ जाएगा और हम लोग को बहुत ही बुरा परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि जापान जो था बहुत ही क्रूरतापूर्वक जो है वो युद्ध लड़ रहा था। वो जहाँ भी जाता था मार काट खूब मचाता था। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि आप लोग चले जाइए, ईश्वर के हाथों में छोड़ के आप जैसे भी हैं उसी तरह से चले जाइए, नहीं तो फिर हमारा हालत बहुत ही ख़राब होने वाला है। फिर इस तरह से क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन को 24 जुलाई 1942 में वर्धा में जो है इन्होंने प्रस्ताव रखा था। अब प्रस्ताव रखने के बाद 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ग्वालियर टैंक जो है ग्वालियर नहीं है, ये ग्वालियर टैंक जो है ये बम्बई का एक मैदान है। ठीक है, ये ग्वालियर से ग्वालियर नहीं, ग्वालियर टैंक जो है उस समय बम्बई में एक मैदान हुआ करता था। तो उस समय जो है यहाँ पर 7 अगस्त को इसकी पुष्टि हो गई कि हम यह जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। ठीक है, तो अगर स्टार्ट करने के लिए बोला तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ये सब जो अधिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहता था, हमेशा ये रिपीट करते रहता है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाता है अंबिका चरण मजूमदार चल जाता है। ये जो है कांग्रेस के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या था, मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था। तो इस समय उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसके साथ ही इन्हें एक ये हिस्टोरियन भी थे और उन्होंने एक बुक भी लिखी है। बुक का नाम क्या है, इंडियन नेशनल इवोल्यूशन, इंडियन नेशनल इवोल्यूशन। ये तो कभी पूछता नहीं है, लेकिन आप अगर याद रखेंगे तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। निम्नलिखित में से इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे?
तो कैबिनेट मिशन के सदस्य जो नहीं थे, इनमें से इसका आंसर है एवरी, यानी कि ये तीनों, क्रिप्स हो गया, पैथिक लॉरेंस हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, ये तीनों जो थे कैबिनेट मिशन में आए थे। तो कैबिनेट मिशन कब आए थे? यह जो थे 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ पहुँचा? दिल्ली पहुँचा। उस समय जो समस्या थी, तत्कालीन समस्या थी, यानी कि भारत को सत्ता सौंपना था, उसके लिए संविधान का निर्माण हो रहा था, साथ साथ में पाकिस्तान भारत बंटवारा का भी क्वेश्चन था। इन सब के लिए निपटारे के लिए कैबिनेट मिशन यहाँ पर आया था। फिर जाके उस समय अंतरिम सरकार की भी गठन करनी थी, तो शिमला में एक समझौता बुलाया गया। जब ये कैबिनेट मिशन आया, शिमला समझौता बुलाया गया, लेकिन उसमें कुछ संविधान निकल नहीं पाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 832 का खिलाफत आंदोलन का स्वरूप क्या था? खिलाफत आंदोलन का जो स्वरूप था वो धार्मिक था। वो पता है कि उसमें जो तुर्की में जो सुल्तान हुआ था, तो इस्लाम का खलीफा उसको माना जाता था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की जो था मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था, यानी कि इंग्लैंड के अगेंस्ट में लड़ रहा था, इंग्लैंड वर्सेस तुर्की इसको कह सकते। तो जब उस समय, अब तो है उसका नाम तुर्की हो गया है, ठीक है, तुर्की है। तो उस समय लड़ रहा था, तो वो जो है यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग थे वो भी इंग्लैंड में, मतलब इनके इंग्लैंड वाले सेना में शामिल हुए थे। तो उस समय इनको बोला गया था मुस्लिमों की, हम आपको कोई इस तरह का नुकसान नहीं, तुर्की साम्राज्य का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो मुस्लिमों की जो सत्ता व्यवस्था है उसको हम नहीं छेड़खानी करेंगे। लेकिन क्या हुआ था, इंग्लैंड जब जीत गया तो उसको, तुर्की को साम्राज्य का विघटन कर दिया और खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। उसके अगेंस्ट में ही खिलाफत आंदोलन चला गया था। इसमें क्या हुआ था, महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी ने सोचा कि यह जो है अवसर है और हम जो है हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ा सकते हैं, इसलिए वो उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? अल हिलाल का प्रकाशन जो करते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद करते हैं। अब अब्दुल कलाम, एक क्वेश्चन आया था, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि इसमें से कौन सा जो नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ था, ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है घुमाकर। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ही है, जो कि उनका 1888 में मक्का में जन्म हुआ था, ठीक है। अब भारत आए थे 1898, यानी कि 10 वर्ष की उम्र में भारत आ गया था। ये इस्लामी विद्वान भी थे, साथ साथ में इन्होंने पत्रिका चलाई और पत्रिका चलाया, जैसे अल बिलाग भी चलाया था। फिर यह जो थे 1940 में कांग्रेस अधिवेशन के सभापति भी बनते हैं, सभापति। फिर शिमला सम्मेलन में भी भाग लेते हैं। साथ साथ में जब भारत जब स्वतंत्र होता है तो उसमें शिक्षा मंत्री भी बन जाते हैं, फिर और बुक लिखा उन्होंने, जो कि जिसको बोलते हैं इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी बहुत ही चर्चित किताब है और इसमें क्वेश्चन आते रहता है। फिर जाके 1958 में उनकी डेथ हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सन 1957 में विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान। यह जो मुस्लिम नेता थे, यही जो है भारत के प्रधानमंत्री। और इसके साथ में यह जो थे, एक चीज़ और इसमें आता है, ये अंतरिम जो सरकार का गठन हुआ था उसमें ये वित्त मंत्री भी बने थे, वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें घटना और सूची को, घटना और वर्ष के साथ में सम्मेलन करना है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन नहीं आ पा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, फिक्की की स्थापना कब होती है, फिर ली मोदी पैक्ट कब होता है, फिर बॉम्बे प्लान कब होता है, फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी कब स्थापना होती है। तो इसका आंसर देख लीजिए। फिक्की की जो स्थापना होती है 1927 में होती है। ली मोदी पैक्ट जो होती है 1934 में होती है। फिर बॉम्बे प्लान जो है 1944 में होता है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन 1938 ईस्वी में होती है। तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे?
कम्युनल अवार्ड कब आया था? इसका आंसर तो बी है, 71 और 147। तो कम्युनल अवार्ड जो हुआ था और एमजे मैकडॉनल्ड जब प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, तब उन्होंने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को यहाँ पर लाया था। ठीक है, इसमें बोला था कि मुसलमान के लिए, तो मुसलमान के लिए अलग से चुनाव होगा, लेकिन साथ साथ में दलितों को भी हम इसमें अलग से बूथ, पोलिंग बूथ बनाएंगे। तो इनका अंग्रेज़ का जो मेन मकसद था कि फूट डालो और राज करो, यानी कि सबको लड़ाना चाहते थे। तो इसके अगेंस्ट में ही गांधी जी क्या किया, जब गांधी जी को ये पता चली, उस समय गांधी जी जेल में थे। गांधी जब जेल में थे तो जेल में ही उन्होंने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन का शुरू कर दिया। बोला कि नहीं, जब तक तुम जो है इसको ख़त्म नहीं करोगे, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तब क्या हुआ था, फिर राजेंद्र प्रसाद हो गया, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन हो गया, राजगोपालाचारी, ये सब उन्होंने फिर उपवास को ख़त्म करने का प्रयास किया। साथ में अम्बेडकर जी को साथ में लाए, और अम्बेडकर जी को साथ में लाए तो 26 सितंबर 1932 को फिर पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट होता है मतलब इसी कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत पूना पैक्ट होता है। फिर उनकी जो है अम्बेडकर जी मान जाते हैं, लेकिन मान जाते तो क्या होता है, क्यों माने, किस विषय पे माने? तो उनको क्या किया, चुनाव एक साथ होगा, लेकिन आपके लिए 148 सीट अलग से रहेगा, यानी कि उस सीट पर सिर्फ दलित लड़ेंगे, वोटिंग अलग से नहीं होगी। यानी कि पहले क्या कर रहे थे मुस्लिम, एक बार मुस्लिम का वोटिंग, भाई तुम लोग सिर्फ करो, दलित सिर्फ करो, तो नहीं, इसमें क्या होता था कि वोटिंग सबका साथ में होगा, लेकिन सीट का रिजर्वेशन आपका 148 होगा। इस क्वेश्चन चलते हैं, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है? इसका जो आंसर है ये है 3214। इन रोलक एक्ट जो होता है उस समय 1919 में हुआ था। फिर खेड़ा आंदोलन 1918 में होता है, चंपारण भी 1917 में होता है, हमदा मिल भी 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? अब देखिए, कांग्रेस की स्थापना, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, जब लॉर्ड, इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन जब थे। उसमें किया था क्या, A.O. ह्यूम, हम लोग मानते हैं कि A.O. ह्यूम जो थे, का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। 1885 में एक ऐसी संस्था का गठन किया जाता है, इसको सेफ्टी बॉल भी कहा जाता है। यानी कि क्या था कि उस समय बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था, 1857 का विद्रोह हो गया, तो इन्होंने सोचा कि एक ऐसा संस्था बनाया जाए कि इनकी मांग को जो है कांग्रेस के, इंग्लैंड के सामने रख सके, ताकि जो है कुछ कुछ मांग मानेंगे, ताकि लोग शांत रहेंगे इंडिया वाले। तो उस समय क्या है, उन्होंने कांग्रेस के पहले जो किया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है, इसका ही बैठक होता है सबसे पहले उस समय 28 दिसंबर 1885 को। तो होता क्या है यहाँ पर, यही जो है इनका नाम जो है दादा भाई नौरोजी जो है, दादा भाई जो है नौरोजी रख देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया है। लेकिन नौरोजी तो ने तो नाम रखा था, लेकिन इनका जो फर्स्ट जो अध्यक्ष बने थे, सभापति बने थे, वो व्योमोस चंद्र बनर्जी बने थे, VC बनर्जी बने थे। अब मात्र इसमें जो था 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो जिनका पहले से पढ़ा हुआ तो उनको एक रिवीजन में लेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डेट इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितने लोग भाग लिए हैं ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पहले जो तक क्या था, पुणे में आयोजित होना था, लेकिन पुणे में क्या हो गया, अकाल हो गया। अकाल हो गया तो इसको कहाँ फिर आयोजित किया गया, बॉम्बे में, गोकुल दास ऐसे करके, तेजपाल दास यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, संस्कृत विद्यालय में इनका फिर अधिवेशन होता है। फिर इसी तरह से दूसरा तीसरा अधिवेशन चलते जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया था? अब असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया था, इसका आंसर देख लीजिए, 10 फरवरी 1922 से। अब क्यों स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन जो था उस समय गांधी जी ने बोला था कि हम अहिंसा को मानने वाले और अहिंसक तरीके से ही आंदोलन चलाएंगे। लेकिन हुआ क्या, हो गया चौरी चौरा घटना हो गया। यानी जब चौरी चौरा घटना हो गया, उसमें क्या क्या 22 पुलिस को जो है इन्होंने, आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया था। जब जिंदा जला दिया तो फिर अंग्रेज़ क्या किए, अंग्रेज़ क्रोधित हो गए और बहुत ही ज़्यादा शोषण करने लगे, यानी कि बहुत ही क्रूरतापूर्वक जो है फिर आंदोलनकारियों का दमन करने लगे।
तब जो है गांधी जी ने बोला कि नहीं, इसको हम नहीं चला पाएंगे। तो फिर 12 फरवरी या 10 फरवरी जो है 1922 में बारदोली, तो इसका आंसर ये नहीं है, सी है, यानी 12 फरवरी है। 12 फरवरी को उन्होंने क्या, बारदोली का जो अधिवेशन होता है उसमें उन्होंने बोलते हैं कि नहीं, अब जो हम इसको नहीं चला पाएंगे, और आंदोलन को समाप्त कर दिया है। फिर इसके अगेंस्ट में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू भी बहुत उनके अगेंस्ट में स्टेटमेंट बोलते हैं कि जब आंदोलन बहुत ही पीक समय पर था तो आपने ये बंद करना जो है ये बहुत अच्छा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो पाषाण उपकरण का निर्माण यानी कि एक तरह से फैक्ट्री मान सकते हैं, इसामपुर था। इसामपुर कहाँ है? इसका आंसर हो गया कर्नाटक। ये हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन है उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेलिनोलॉजी अध्ययन है, पेलिनोलॉजी जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? यानी इसका आंसर परागकण एवं बीजाणु का परीक्षण के अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुफकराल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो गुफकराल जो है वो अपना सिंधु घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल जो है ये हमारा बी है, यानी कि 2250 से 1750 के बीच में है माना जाता है। ऐसे बहुत सारे विद्वान जो है अलग अलग अपना स्टेटमेंट देते हैं। जॉन मार्शल बोलता है 3250 से 2750, फिर अर्नेस्ट मैके बोलता है 2800 से लेकर 2500, फिर माधव स्वरूप वत्स बोलते हैं कि 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व था। फिर ग्रैंड बोलते हैं 2350 से 1700 ईसा पूर्व। यानी कि इसमें जो फेयर सर्विस अलग अलग विद्वान बोले, लेकिन सबसे सर्वमान्य जो था ये 2250 से 1750 ईस्वी का काल माना जाता है। वो कार्बन C14 के अनुरूप जो है निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है, यानी कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में प्राप्त। ये कहाँ था? इसका एक शॉर्टकट है, ये किस नदी के पर है? तो मोस या मोसी, याद रखिएगा। यानी कि मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे। अभी कहाँ? यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िला में स्थित है। और बहुत सारे यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी बनाने से थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, उसमें हम अलग अलग करके। तो इसकी जो खोज जो थी 1942 में रखालदास बनर्जी ने किया था। रखालदास बनर्जी ने किया था। सोचे थे श्रुति साहित्य में निम्न से कौन शामिल नहीं था? पहले जो साहित्य होता था में से क्या था कि यहाँ पर इसका आंसर है वेदांग है। यानी कि जो श्रुति साहित्य में क्या क्या आते हैं? वेदांग आते हैं। यानी कि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा वेद। इसको वेदांग को नहीं शामिल किया था, वेदांग तो बाद में आया है। इसलिए ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो थे और वेद थे, वेदांग नहीं थे। इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज है, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन फंसाया गया है। यानी वेद थे श्रुति में। श्रुति मतलब एक दूसरे को सुनाकर जो है मनन स्मृति द्वारा ही याद किया जाता है, यानी कि उसमें लिखित नहीं होता था। जो गुरु होते थे वो दूसरे को सिखाते थे, फिर वो मुंह से ही सब लोग याद रखते थे। ठीक है। वेदांग में तो आ जाता है शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषार, सवारा, कल्प। तो इसमें से श्रुति में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न से कौन शैव संप्रदाय सबसे पहले अभ्युदित हुआ था? यह क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो संप्रदाय है सबसे प्राचीन है? तो जो सबसे प्राचीन होता है वो कालामुख संप्रदाय, ये सबसे प्राचीन है। इसका जो वर्णन है वो महाभारत में मिलता है। ठीक है। इसका 3 सिद्धांत यानी 3 अंग है। ठीक है। सॉरी, ये नहीं, कालामुख पाशुपत है, पाशुपत है। ये महाभारत में इसके 3 अंग हैं, यानी कि पति को बोलते हैं स्वामी, बोल सकते हैं। फिर इसको पशु का मतलब आत्मा, और पास मतलब वचन। ये इसके धुरी है। इसके जो संस्थापक थे लकुलिस थे।
माना जाता है कि यह जो है भगवान शिव के 18 अवतार में एक थे। इसको एक चीज़ एक नाम से और बुलाया जाता है, इसको पंचार्थिक भी बोलते हैं, पंचार्थिक। ठीक है, इसका जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है, इसका एक ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, उसको पाशुपत सूत्र बोलते हैं, पाशुपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण संकर का अर्थ है। वर्ण संकर का अर्थ जो है, जैसा कि क्वेश्चन से ही इसका जो शब्द का अर्थ ही बता रहा है कि सामाजिक वर्गों का जब अंतर मिश्रण होता है तो उसको वर्ण संकर बोलता है। जैसे कि यहाँ पिता अगर ब्राह्मण है, माता वैश्य है, माता शूद्र है, पिता राजा है, तो इस तरह से वर्ण संकर। निम्नलिखित में से कौन एक कृषिकर नहीं था? इसमें शुल्क जो है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें ये कृषिकर नहीं था। शुल्क मतलब टैक्स होता है, तो इसलिए नहीं है। बाकी ये भाग दिया जाता था, पारा दिया जाता था, हल भी कर दिया जाता था, ये सब कृषि कर था। ये शुल्क जो था, ये जैसे राहगीरों वगैरह पर लगाया जाता था, राहगीर वगैरह पर लगाया जाता था, भाई हमारे रास्ते से जाओगे तो इनका इतना टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने मेहनत करके बनाया है, तो शुल्क इसलिए लगाया जाता था इस तरह से। लेकिन ये भाग, कारा और हल्विकर जो था ये कृषि कर था, यानी अनाज के ऊपर लगा, जितना पैदावार हुआ उसके अनुसार आप दीजिए हमें, या तो आप अनाज दे दीजिए, तो आप इसके बदले में उसमें पन चलता था तो पन दे दीजिए, पैसे के रूप में दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गायत्री मंत्र समर्पित है। ये हर बार कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो ये तो खैर हल्का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर जान लीजिए कि इसका जो है सवित्र, गायत्री मंत्र जो है सवित्र एक देवता है, ठीक है, जिसको सूर्य का देवता बोलते हैं, तो इनको समर्पित। यह कहाँ है गायत्री मंत्र और किसने रचना की, यह भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यह जो है ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 3rd मंडल में है, और इसकी जो रचना होती है ये कौन करते हैं, तो विश्वामित्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अपहरण द्वारा विवाह किसका अर्थ है? विवाह की 8 प्रकार होते थे उसमें, वैदिक युग में। आप हमारा पिछला टेस्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो था राक्षस, यानी अपहरण करके जब विवाह किया जाता था, जैसे पराजित राजा हो गया तो उसकी बहन पत्नी को लोग ज़बरदस्ती उसके साथ विवाह कर लेते थे, तो उसको राक्षस विवाह कहा जाता है। इस तरह से हमारा 550 तक क्वेश्चन समाप्त होता है, और हम लोग जल्दी से जल्दी ही 1000 क्वेश्चन को टारगेट को पूरा करने वाले हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारा ये वेबसाइट एक्सप्लेनेशन के साथ में इसका हमारे वेबसाइट विजिट करके आप इसको PDF फॉर्म में ही वहाँ पर देख सकते हैं, या इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब कभी भी इस वेबसाइट पर जाके इस क्वेश्चन को दोबारा आप बना सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।